हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप जानते हैं एनआरए का गठन हो रहा है और अब एग्ज़ाम जो होंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो 12th लेवल पर होंगे और ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्ज़ाम होंगे वो अब सीईटी के अंतर्गत होंगे, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत होंगे और उसको कंडक्ट कराने का काम एनआरए करेगा। और कल मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ जब ये न्यूज़ आई न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो में मैंने बोला था कि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपके सवाल हैं, तो उन सवालों को, उन डाउट्स को लेकर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं सारे सवालों को लेकर आया हूँ। सबसे अहम सवाल तो यही बनता है कि एनआरए के गठन के बाद और सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा तो वो कब से अब हो पाएगा, है ना। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये होगा कि आरआरबी एनटीपीसी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या आरआरबी एनटीपीसी की जो अभी आने वाली जो परीक्षा है ना, जो प्रोसेस अभी चल रहा है, तो क्या वो भी इसके अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। ग्रुप डी भी इसके अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो ये एक अहम सवाल है, उसका भी जवाब मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल दूंगा। इससे स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट होगा वो भी मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर बिल्कुल उसका भी जिक्र करूंगा, ठीक है। और साथ ही यहां पर ये भी जिक्र करूंगा कि सिलेबस को लेकर बच्चों के माइंड में सवाल बने हुए हैं, पैटर्न को लेकर सवाल बने हुए हैं, तो किस तरह का सिलेबस हो सकता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, किस तरह से कट ऑफ बनेगी, वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। और एक अहम सवाल ये भी बनता है कि जैसे एसएससी और बैंक में तो इंग्लिश भी पूछी जाती है जबकि रेलवे में नहीं पूछी जाती, तो जब ये सीईटी का एग्जाम होगा तो क्या उसमें इंग्लिश भी पेपर में पूछा जाएगा या नहीं। तो ये भी एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब भी मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल दूंगा। तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। आपके माइंड में जो भी डाउट चल रहा है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर एनआरए की बात कर लें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी की यहां पर जरूरत क्या है ना। जरूरत की बात करें, हालांकि मैंने इस बात को कल भी शेयर किया, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड्स में अभी भी ये बात पूरी तरह से नहीं आ पाई, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या। देखिए, आप अभी क्या हैं, आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम देने के लिए अलग आपको जाना पड़ता है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आपको अलग देना पड़ता है ना। एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनको आपको अलग अलग देना होता है। वैसे बैंकिंग के आप एग्जाम अलग अलग देते हैं, है ना। आरआरबी का कोई भी एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है तो वो भी आप अलग अलग देने जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अब जितने भी एग्जाम होंगे उनको दो पार्ट में रखा जाएगा, एक 12th बेसिस पर और एक ग्रेजुएट लेवल पर। जो 12th बेसिस के एग्जाम होंगे उनके लिए एक अलग सीईटी एग्जाम होगा, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और जो ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम होंगे उनके लिए एक सीईटी एग्जाम अलग से कराया जाएगा, ठीक है। तो इस सीईटी एग्जाम को देने पर आपको मतलब ये आप एक तरह से ये मान लीजिए टीयर 1 एग्जाम हो गया, सीबीटी फर्स्ट हो गया, प्रीलिम्स हो गया, है ना। तो आपने अगर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया है, ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई किया है, ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई किया है, तो आप उन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे जो आफ्टर ग्रेजुएट इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको मिल सकती हैं। वैसे ही 12th बेसिस के लिए भी रहेगा। तो आपके माइंड में जो डाउट चल रहा होगा वो यहां पर आपका वो क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या, है ना। और इसको कराने के पीछे का मेन रीजन यही है कि जहां एक स्टूडेंट को 20-25 अलग अलग एग्जाम को देना पड़ता था, उसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, उसकी फीस अलग से सबमिट करनी पड़ती थी, है ना। पूरा प्रोसेस अलग हो जाता था। फिर एग्जाम देने के लिए उसको अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता था, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में उसको जाना पड़ता था। तो यहां से उसको उसके ये जो पैसे की प्रॉब्लम है उस पर भी लगाम लगेगी। मतलब उसको आप इतना सारा अलग अलग एग्जाम के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा समय भी अलग अलग एग्जाम के लिए खर्च करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कुछ बच्चों के दिमाग में है कि इससे तो ऑप्शंस हमारे कम हो गए। नहीं, ऑप्शंस कम नहीं है, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बेनिफिट इस तरीके से है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम भी देता है, एसएससी सीएचएसएल भी देता है, आरआरबी एनटीपीसी भी देता है और बैंक पीओ भी एग्जाम देता है, ठीक है। तो अब
क्या है कि अगर कोई इंटेलिजेंट पढ़ने वाला बच्चा है और जो अच्छी खासी तैयारी कर रहा है तो होगा क्या, वो शायद ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों एग्जाम एक टाइम पर क्रैक कर जाए, लेकिन एक टाइम पर नौकरी तो वो एक ही ले पाएगा, है ना, नौकरी तो एक ही ले पाएगा। जब पहले क्या था, पहले आप अलग अलग एग्जाम को देते थे तो आप क्या करते थे, एक सीट तो आपने रिजर्व कर ली अपने लिए, एक सीट तो आपने ले ली, बट बाकी 3 सीट आपने रिजर्व कर दी, मतलब उस पर किसी दूसरे बंदे का चयन नहीं हो पाता था, सिलेक्शन नहीं हो पाता था। अब सीईटी होने से क्या होगा कि सभी बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, तो अब एक बच्चे को केवल एक ही सीट मिलेगी, उसका बेनिफिट नीचे कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाएगा, तो उससे हमेशा स्टूडेंट्स को फायदा ही मिलेगा। जो 2 से 2.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स जो हर साल विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, उनको यहां पर थोड़ा सा इससे बेनिफिट ही मिलने वाला है। थोड़ा सा नहीं, मैं मानूंगा इससे काफी हद तक बेनिफिट मिल जाएगा कट ऑफ मार्क्स में भी। अब मेन सवाल आता है, मेन सवाल यह है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो आपकी 2019 से शुरुआत उसकी हो चुकी है, तो 2019 आरआरबी, एनटीपीसी और 2019 ग्रुप डी का एग्जाम है। तो आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट है वो 2019 से है, और ये जो आपका अप्लाई होने जा रहा है ये 2021 से आपका अप्लाई होगा। तो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी अपना उसी निर्धारित पैटर्न पर जो पहले से है उसी आधार पर आपका यहां पर एग्जाम होगा, है ना, उसी प्रोसेस से ये आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं रहेंगी 2021 से, अब आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हों, चाहे वो रेलवे की परीक्षाएं हों, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाएं हैं, वो सभी एनआरए के अंदर ही अंतर्गत ही उनका एग्जाम लिया जाएगा, सीईटी लिया जाएगा, और उसी के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। पेपर पैटर्न को लेकर बच्चों के माइंड में एक सवाल बना हुआ है कि पेपर पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो मुझे ये लगता है, हालांकि यहां पर अभी एनआरए ने कोई भी यहां पर सिलेबस के बारे में या पेपर पैटर्न को लेकर कोई भी डिस्कस नहीं किया है, वो भी बहुत जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियली एनआरए की तरफ से आपको पता चल जाएगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। और लेकिन मैं फिर भी आपको एक रफली आइडिया बता दूं कि पेपर पैटर्न बिल्कुल लगभग आपका ऐसा ही होगा जैसे एसएससी का होता है, जैसे बैंकिंग में होता है, या फिर जैसे रेलवे में होता है। वही आपका मैथमेटिक्स, वही आपका रीजनिंग, वही आपका जीके जीएस रहेगा, ठीक है। उसी तरह के सवाल आपके यहां पर भी सीईटी में होने वाले हैं। मेन मुद्दा यहां पर रह जाता है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि इंग्लिश को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक हवा बना रहता है, और खासकर उन बच्चों के दिमाग में जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो तो ऑलरेडी इंग्लिश से वाकिफ है, इंग्लिश को पहले से ही प्रिपेयर करके चलते हैं। लेकिन रेलवे स्टूडेंट जो होगा वो इंग्लिश को तैयार नहीं कर पाता, है ना, तो उसके माइंड में हमेशा एक डाउट बना रहता है। तो हो सकता है कि पेपर पैटर्न में यहां पर इंग्लिश भी शामिल की जाए, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश है और बैंकिंग में भी यहां पर इंग्लिश है, हर एक एग्जाम में इंग्लिश है। तो रेलवे भी अगर साथ हो रहा है तो हो सकता है कि यहां पर पूरी संभावना है कि इंग्लिश भी यहां पर इंक्लूड की जाएगी। पेपर की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब वही 100 क्वेश्चन का ही पेपर होगा, 1 से 1.5 घंटे का ही आपको समय अवधि यहां पर भी दी जाएगी। हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि तभी की जाएगी जब इसका फाइनली सिलेबस और पेपर पैटर्न एनआरए के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखिए, पेशेंस रखिए, वो भी बहुत जल्दी आपको पता चल जाना है। उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी गुणा भाग तो आपको नहीं करनी है। देखिए, तैयारी वही है, मैथमेटिक्स आपको हमेशा पढ़ना है और पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग के साथ भी वही है, जीके जीएस के साथ भी वही है। थोड़ा सा इश्यू इंग्लिश को लेकर हो जाता है, तो जिन बच्चों ने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है वो अब इंग्लिश को भी पढ़ना थोड़ा सा शुरू कर दें। देखिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो हर चीज को तैयार कर लेगा, है ना, एक समय रहते वो हर चीज को तैयार कर लेगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, या फिर इंग्लिश हो, है ना। हो सकता है कि इंग्लिश में आप अदर सब्जेक्ट के मुकाबले परफॉर्मेंस ना कर पाए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो एक मिनिमम इतना कट ऑफ आप वहां पर कर पाएंगे कि एग्जाम को डेफिनेटली आप क्रैक कर पाए। तो हिम्मत मत हारिए, आप ये चीज अपने माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट मत लेकर चलिए कि अगर इंग्लिश आती है तो पता नहीं क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं कैसे करूंगा, मैं तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की नेगेटिविटी आप अपने माइंड में ना लेकर चलें। आप अदर सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और इंग्लिश आपका उतना बेहतर नहीं है, फिर भी कोशिश करें कि उसमें मिनिमम से मिनिमम स्कोर आप कर पाए।
तो आई होप कि स्टूडेंट आज की इस वीडियो से आपको आपके सभी अहम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो भी आपके माइंड में बन रहे थे आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, ग्रुप डी को लेकर, एनआरए के गठन को लेकर, है ना, सीईटी एग्जाम के पेपर पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, है ना, और इंग्लिश को लेकर। एनआरए की तरफ से सीबीटी एग्जाम को लेकर कोई भी न्यू अपडेट आता है, कोई भी न्यू न्यूज आती है, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करके चलूंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। वीडियो पसंद आ गई है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।